नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं, यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। और शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महादेव साधना की तस्वीरों के साथ। सीएम योगी आज वाराणसी पहुंचे। यहां काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की। आप उसी की तस्वीर ये देख रहे हैं। सीएम ने यहां पूरे विधि विधान के साथ कुछ ही देर पहले ये पूजा अर्चना की है और महादेव का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी जब भी वाराणसी के दौरे पर आते हैं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने उनके दर जरूर पहुंचते हैं और आज भी पहुंचे। और अब आपको सीएम योगी के वाराणसी दौरे की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक में सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव की साधना करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें सीएम अधिकारियों के साथ कॉरिडोर का नक्शा देख रहे हैं और उनसे कॉरिडोर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, यानी मंदिर से लेकर गंगा जी तक के बीच जो अतिक्रमण था, जो घर बन गए थे, उन सबको हटाया गया है। जो प्राचीन काल में जैसा था वैसा बनाया जा रहा है। उसी कॉरिडोर का निरीक्षण करते हुए और बातचीत करते हुए इस पर। और अधिकारियों के साथ कॉरिडोर पर चर्चा करने के बाद सीएम योगी ने वाराणसी में रैन बसेरे का निरीक्षण किया। सीएम वाराणसी के एक रैन बसेरे में अचानक पहुंच गए और यहां पर रह रहे लोगों का हाल जाना। सीएम ने यहां की इंतजामात भी देखे। ये उसी की तस्वीर, रैन बसेरे में ठंड, ठिठुरती ठंड में कैसे रात गुजार रहे हैं वो लोग जिनके पास अपना आशियाना नहीं। सीएम पहुंचे उनके पास। तो दरअसल इस बात पर काफी जोर लगातार सीएम योगी देते नजर आते रहे हैं कि जो ठंड के दिन होते हैं इस दौरान रैन बसेरों का रखरखाव बेहतर तरीके से हो, ताकि लोग जिनके पास घर नहीं वो यहाँ ठहर सकें। आप एक काम करने के लिए आए हैं? हाँ सर, काम करते हैं। ठंड तो नहीं लग रहा है इसमें? नहीं सर, ठीक है ना सर? आप कहाँ से हैं? मुझे खाना चोला को बनारस पड़ता है। क्या हो गया ये खाते? एक्सीडेंट हो गया है यहाँ की, तो आज प्लास्टर जो हो जाती है चौड़ा में करवाए। तो यहाँ कैसे आना हुआ? सर लेबरिंग का काम यहाँ पे करते होते थे। हाँ। यहाँ पे रात में भी काम मिल जाता है, कभी दिन में भी काम मिल जाता है। आपका फ्रैक्चर हो गया, आप कैसे काम करेंगे? बस सर यही तो दिक्कत हो गई है। ये कहाँ कराया? एक चौड़ा चलो सर, पैसे भी नहीं था मेरे पास, तो पहले गए तो बोले कि सरकारी खजाने में 400 रुपये जमा करना पड़ता है। तो गए इमरजेंसी में जाकर के बोले कि सरकारी यहाँ पे बैठते हैं। आपने कार्ड नहीं बनाया आयुष्मान भारत वाला? नहीं सर, वो उसको बनवाना चाहिए ना, तो उसको बनाना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? चंदौली से काम करने के लिए आए हैं? हाँ जी सर, मजदूरी करते हैं यहाँ पे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्द रातों में बाहर निकले और रैन बसेरों का जायजा लिए। मुख्यमंत्री मैदागिन स्थित टाउन हॉल में रैन बसेर में आए और यहाँ का पूरा स्थिति का जायजा लिया। किस प्रकार यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर के यहाँ पर आए वो, और इसका पूरा जायजा लेने के साथ ही जो यहाँ पर रैन बसेरे में इस वक्त हैं उनका भी हालचाल पूछा, और इसके साथ ही रैन बसेरे में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर के जानकारी ली। इस रैन बसेरे में मेडिकल टीम के साथ साथ बाकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी रखी गई हैं, और तमाम ये जो लोग इस समय आप यहाँ पे देख रहे हैं इनसे बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रूबरू हुए, इनका हालचाल जाने और इनसे यहाँ की कमियां हैं या फिर जो इनको सुविधाएं मिल रही हैं वो जाना। हमारे साथ ये कई लोग यहाँ पे हैं जिनसे योगी आदित्यनाथ जी ने बात किया। हम इनसे पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने इनसे क्या बात किया और किस तरीके से हालचाल लिया। मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, क्या आपसे बातें हुई और किस तरीके से हालचाल पूछा? योगी जी कहे कि हमसे क्या रहने की यहाँ सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, तो हम लोग यहाँ नहीं रहने की सुविधा भी है, ठंड नहीं लगती है, ठंड नहीं लगती है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सोते हैं यहाँ पे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और आपका हाल पूछ रहे हैं,
इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना अच्छा लगा आप लोगों को इस तरीके से जो कर रहे हैं? बहुत ठीक लगा, बहुत अच्छा। कोई मंत्री हम लोगों से वैसा बातें नहीं किए होंगे, पहली बार मुख्यमंत्री साहब से बात हुई, अच्छा लगा। ज़िंदगी में पहली बार पूरे लाइफ में अपनी पहली बार मुख्यमंत्री साहब से बात हुई हम लोगों से, और इसके पहले कभी बातें नहीं हुई थी, कोई मंत्री से बात नहीं हुई थी। बहुत से ये काफ़ी खुशी की बात इन लोगों के लिए है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं और आम लोगों से बात करते हैं, ये मजदूर हों चाहे कोई भी हो। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सर्द रातों में सड़कों पे उतरे हैं और इसका हकीकत जानने के लिए कि क्या वाकई जो प्रदेश की जनता है, वाराणसी की जो जनता है, उनको रैन बसेरों का सुख मिल पा रहा है कि नहीं। तो लिहाजा जो ये रैन बसेरा है उनके उन उम्मीदों पे जरूर खरा उतरा होगा। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज़ 18। और वाराणसी ही नहीं, इससे पहले सीएम गोरखपुर में भी ऐसे ही रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये दो तस्वीर आप देखिए, पहले गोरखपुर में पहुंचे तो आज वाराणसी में भी पहुंचे। रैन बसेरों में खास तौर से जाकर के इस सर्दी के दिनों में पिछले सालों में भी योगी जाते रहे हैं और कहते रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं कि जहां भी ऐसे लोग जिनके पास अपना ठिकाना नहीं रहने का, या वो घर से बाहर आए हुए हैं इलाज कराने या किसी भी वजह से, तो उनके लिए रैन बसेरों का पुख्ता इंतजाम हो। और आज खुद निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं वाराणसी में, इससे पहले गोरखपुर में भी। और आज इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ भी पहुंचे। यहां मऊ के लोगों को 123 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही सीएम योगी ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि न मंडियां खत्म हो रही हैं, न ही एमएसपी। मऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 123 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने मंच से फिर दोहराया कि नए कृषि कानूनों से न तो मंडियां खत्म हो रही हैं और न ही एमएसपी। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हर नौजवान के हाथ को रोजगार देना, हर किसान को समय पे बीज, खाद और पानी की व्यवस्था करना, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी देना, उत्तर प्रदेश को देश के सामने सबसे विकसित राज्यों के रूप में प्रस्तुत करने के संकल्प के साथ आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में योजनाओं को लटकाया और भटकाया जाता था, लेकिन आज बिना भेदभाव के हर वर्ग का विकास हो रहा है। जिन लोगों की आदत थी योजनाओं को लटकाने की, वे कार्य नहीं होने देते थे, कोई कार्य नहीं होने देते थे, हर कार्य को लटकाते थे, भटकाते थे, न विकास के कार्य होने देते थे, न आस्था का सम्मान होने देते थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एसपी से गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने दो टूक कहा है कि अब गठबंधन का समय निकल चुका है, पार्टी बनाने से पहले मौका था, अब हम कदम बढ़ा चुके हैं, जिसको गठबंधन करना है अब वो हमसे बात करे। यानी बात बनी नहीं, फिर से एसपी और पीएसपीएल के बीच बात बिगड़ चुकी है क्या? देखिए, वो समय निकल चुका है, जैसे कि भतीजा है, वो तो बंद करके वो समय निकल चुका है, वो समय निकल चुका है। जब तक मैंने पार्टी नहीं बनाई थी तब मौका था, लेकिन अब हमने पार्टी बना ली है, जो कदम आगे बढ़ा दिया है, तब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं है। हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, चाबी चुनाव चिन्ह रहेगा, जिसको अलायंस करना है वो बात करे। और यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने यमुना एक्सप्रेस में अथॉरिटी द्वारा मास्टर प्लान तैयार किए गए और तैयार करने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस प्लान के तहत यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी वृंदावन कट के पास हेरिटेज सिटी विकसित करने की योजना तैयार कर रही है, ताकि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ का माहौल सुंदर स्वच्छ मिले। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ बन रही फिल्म सिटी से ब्रज का विकास होगा। तो हमारा मकसद, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मकसद है, इस तरह से हमारा यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट के बाद में फिर हम फिल्म सिटी डेवलप कर रहे हैं, फिल्म सिटी के सीधा सीधा हमारा ब्रज है। तो ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास, यमुना जी के साथ साथ बिल्कुल रिवर फ्रंट बने और उसके आसपास का जो एरिया उसको डेवलप करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उन्होंने कहा है, हमारे जिलाधिकारी जी ने उनको अवगत कराया है कि जिस तरह का भी उनको सहयोग चाहिएगा, जिलाधिकारी पूरा प्रशासन यहाँ सहयोग करेगा। और किसानों के आंदोलन को आज 26 दिन हो गए हैं। इस बीच
केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए न्योता दिया है। सरकार ने किसानों से बातचीत की तारीख बताने की अपील की है। आज किसानों के आंदोलन का 26वां दिन है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए न्योता दिया है। सरकार ने किसानों से बातचीत की तारीख बताने की अपील की है, लेकिन किसान आज भी भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक बार फिर से कहा है कि किसान भाइयों को भी समझना होगा कि उनकी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है, प्रदर्शन और भूख हड़ताल से नहीं। देखिए, सुलह तो होनी चाहिए और बातचीत के अलावा कोई विकल्प और सुलह का नहीं हो सकता। सरकार फ्लेक्सिबल है। वहीं बालियान ने कहा कि जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, वो तो यूपी में पहले से ही लागू है। मैं तो कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जिसको आज कह रहे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में पहले से लागू है। किसान का और शुगर मिल का एग्रीमेंट होता है। किसान कितना गन्ना पैदा करेगा, शुगर मिल के साथ पहले रिटर्न में एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड जारी होते हैं बाकायदा। उसके बाद हम अपनी फसल शुगर मिल को एक कीमत के ऊपर देते हैं जो तय है, सरकार के द्वारा तय की है। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में आपने कभी सुना हो किसी की जमीन पे कभी शुगर मिल का हक थोड़ा है, जमीन पे तो किसान का हक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का आज निधन हो गया। 2 दिन पहले तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल उनका जन्मदिन था। 93 साल के मोतीलाल वोरा अपने आखिरी 10 सालों में भी एक्टिव रहे। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने 2 दशक तक कोषाध्यक्ष रहने के अलावा अहम जिम्मेदारियां निभाई। वो गांधी परिवार में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि नरसिम्हा राव के भी बेहद करीबी माने जाते थे। राहुल और प्रियंका ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया। आदरणीय मोतीलाल वोरा जी राजनीति के ऐसे वट वृक्ष थे जिन्होंने न केवल कांग्रेस पार्टी की सदा सेवा की, पर राजनीतिक जीवन में जनता की सेवा में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की सेवा में उनका योगदान विस्मरणीय रहेगा। वोरा साहब के जाने से न केवल कांग्रेस के करोड़ों साथियों को एक ऐसी क्षति हुई है जो कभी नहीं भरी जा सकेगी। और लखनऊ में कार में आग लग गई। लोहिया पथ पर 1090 चौराहे के पास ये कार में आग भड़क उठी। इतनी जबरदस्त आग थी कि ये पल भर में कार जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार में बैठे सवार वक्त पर कार से बाहर निकल गए। 1090 चौराहे के पास ये आग लगी। आग लगने के बाद इस सड़क पर आवाजाही ठप हो गई थी। अगर आप भी रात में ठंड की वजह से अंगीठी जलाकर सोते हैं तो यह खबर आपको सावधान करने वाली है। गोरखपुर के बड़हलगंज थाना इलाके के गांव मझवलिया में 3 बहनें रात को अंगीठी जलाकर सो रही थी। तभी अंगीठी की गैस के कारण कमरे का ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिससे 3 में से 2 बहनों ने दम तोड़ दिया, जबकि तीसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा अपने आप में एक बड़ा सबक है। बंद कमरे में कभी भी अंगीठी या गैस या कोई भी ऐसी चीज न जलाएं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और बड़ी खबरों के साथ।